भी वही खेला हो रहा है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। बीजेपी इनको हाईजैक कर लिया। मैंने मास्टर मुजाहिद से ज्यादा कोई लोग प्रोटेस्ट किया है क्या? चुनाव लड़ना है और कोचा धामन से लड़ना है। ये मैं आरजेडी को चुना क्योंकि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। तो जिस तरह से किशनगंज को, सीमांचल को, माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले बिहार साथ ही साथ सीमांचल में सियासी गलियारों में कई तरह के हलचल हो रहे हैं। हमारे साथ आज है मास्टर मुजाहिद साहब, जो कि कोचाधामन से पूर्व विधायक रह चुके हैं। साथ ही साथ 2024 में किशनगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के भी प्रयास किए एनडीए घटक की तरफ से। आज हम उनसे कई सवालों के जरिए जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीमांचल में ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिन मुद्दे को लेकर मास्टर मुजाहिद साहब शुरू से लेकर अभी तक लड़ते आए हैं, लोगों की सेवा करते आए हैं। लेकिन जब 15 साल जेडीयू के साथ अपने ताल्लुक को बना करके यहाँ के लोगों के लिए जाने अनजाने में हर तरह की सेवा किए, जब आरजेडी का दामन थामे, तो आगे उनकी रणनीति क्या है, प्लान क्या है, अपने बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में किस तरह की सोच और ख्याल रखते हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आप जेडीयू का दामन छोड़े और किसी और पार्टी में जाना चाहे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां ऑफर लेके आई होगी, तो आपने आरजेडी का ही दामन क्यों थामे? बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद शेख साहब मुझसे बात करने के लिए। ये सही बात है कि 19 अप्रैल 2025 को जनता दल यूनाइटेड से 15 साल का रिश्ता इस बिना पर ख़त्म किया कि जो वक्फ संशोधन कानून जो पार्लियामेंट में पास हुआ, उसमें जिस पार्टी में मैं उस वक्त था, जनता दल यूनाइटेड भी उसके साथ थी, बीजेपी के साथ। तो जब अगस्त 2024 में बिल पहली बार आया, उस वक्त बिल के कंटेंट्स को देखकर जो आपत्तियां थी, मैं खुद अपने तौर पर मुख्यमंत्री और दीगर सीनियर लीडर और जेपीसी के समक्ष भी कुल 14 आपत्तियों पर, 14 बिंदुओं पर मैंने अपनी आपत्ति दर्ज की थी। और पार्टी के तरफ से हम लोगों को, जितने भी माइनॉरिटीज़ के लीडर थे, यह आश्वस्त किया गया था कि जो माइनॉरिटीज़ की चिंताएं हैं वो केंद्र सरकार तक, जेपीसी तक पहुंचा दी गई हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। हम लोग आश्वस्त थे। लेकिन जब बिल फाइनली पास होके आया तो हमारा जो आश्वासन मिला था उसके विपरीत जो भी विवादास्पद बिंदु थे, जो वक्फ की संपत्ति को हड़पने के लिए एक साजिश की गई थी, वो सारे पॉइंट्स, जैसे कि वक्फ बाई यूजर्स का मामला हो, 2 नॉन मुस्लिम का सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और हर स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम का मेंबर के रूप में कम से कम 2 का इंक्लूजन। उसके बाद डीएम को असीमित पावर, आपको ट्रिब्यूनल, जो वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ बोर्ड के पावर को सीमित किया जाना, ये सारे जो विवादास्पद बिंदु थे, ये सारे एज इट इज रह गए, जिस कारण मैं उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया और फिर 19 अप्रैल को मैं पार्टी से जो है त्यागपत्र रिजाइन कर गया। और उसके बाद 3 महीना से अधिक, 19 अप्रैल से लेके 28 जुलाई 2025, 3 महीने से अधिक समय तक मैं कहीं बैठा नहीं हूँ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव
हर चौक चौराहा हाट बाजार में एक एक आदमी से मिला हूँ, चौक चौराहे सहित दूसरे प्रखंडों में, दूसरे जिलों में भी। और हमारे जो दीनी मिल्ली रहनुमा है उनकी भी राय ली गई। और उसके बाद मैं 28 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी के समक्ष लिया। इसमें लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोग चाह रहे थे कि महागठबंधन, कुछ लोग जनस्वराज, कुछ लोग चाह रहे थे निर्दलीय, कुछ लोग चाह रहे थे एमआईएम। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द राय थी अधिकांश लोगों का कि आप एनडीए छोड़कर जिस भी पार्टी से आइएगा हम लोग साथ हैं। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं जेडीयू एनडीए से लड़ा था। चुनाव के दरमियान भी, चुनाव के बाद भी लोग ये कह रहे थे कि आप इस पार्टी को छोड़ के निर्दलीय भी आते तो मेजॉरिटी वोट आपको मिलता। तो ज़्यादातर लोगों की राय कि भाई वो मुझ पर छोड़ गए थे। और फिर जो अभी देश के जो हालात हैं और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की पकड़ प्रशासन पर कमजोर हुई है, जिस चीज से भाजपा के लोग उसको घेर करके अपना एजेंडा चला रहे हैं, तो ऐसे में आप पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र को लेकर के, चाहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हो, चाहे और जो एक बाचौल है, तो जिस तरह से किशनगंज को, सीमांचल को, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया, तो ऐसे में मैंने फैसला किया, हमारे लोगों ने, तो सबसे पहली प्राथमिकता कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक ताकतों को रोकना पहली प्राथमिकता। इसलिए मैं आरजेडी को चुना, क्योंकि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। 2020 में तेजस्वी जी कुछ सीटों से मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। और अभी हाल के दिनों में जितने सर्वे हुए, 3 सर्वे जो कि गोदी मीडिया द्वारा किए गए हैं। पहला सर्वे था मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में, उसमें भी तेजस्वी यादव जी आ गए हैं। दूसरा सर्वे हुआ किस गठबंधन को कितनी सीटें हैं, तो महागठबंधन को 126, एनडीए को 112। फिर तीसरा सर्वे मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के, उसमें भी तेजस्वी यादव जी नंबर 1 पर है। इसीलिए मैंने राष्ट्रीय जनता दल को चुना और वो पार्टी ज्वाइन किया। सर, आगे मैं समझना चाहूँगा कि पॉलिटिकल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए इलेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी लीडर के लिए। तो आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से विधायक या फिर सीमांचल के वाकई दूसरे गांधी बनेंगे, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं आपको यही नाम से सम्मानित किया जाता है कि आप जो है सीमांचल के दूसरे गांधी हैं। चलिए, ये लोगों का प्यार है, युवाओं की मोहब्बत है। हम लोग पद में रहे, एमएलए रहे तब भी, एमएलए नहीं रहे तब भी, और जबकि आप कोई पार्टी में नहीं है तब भी लोगों के लिए काम करते हैं। पहले नहीं थे तो लोग ये कहते थे कि इनकी पार्टी की सरकार है, रूलिंग पार्टी का नेता है, तो इसीलिए इनकी बात सुनी जाती। लेकिन मैं राजनीति में नौकरी छोड़कर कुछ नया करने के लिए आया था, और आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जो है अपनी आवाज़ पहुँचाना या उनकी आवाज़ को सुनना। इसलिए मैं 24 घंटा लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। कोई भी मुझसे फ़ोन से मिल के कोई
के पैरवी की ज़रूरत नहीं है कि किसी के थ्रू आएंगे। कोई भी एनी टाइम फ़ोन पर भी बोल देते हैं, उस पर भी मेरी कोशिश रहती है कि उनका काम हो जाए। अब जबकि मैं न एमएलए हूँ न किसी रूलिंग पार्टी में हूँ, तो अब मैं और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आगे करूँगा। तो विधायक का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अगर एक शब्द में कहा जाए? विधायक का चुनाव जैसे मेरे लोगों की यह चुनाव लड़ना है और कोचाधामन से लड़ना है। वो इसलिए कि जब मैं कोचाधामन में 2 बार 6 साल 4 महीने एमएलए रहा, एक बार 1 साल 4 महीने और दूसरी बार 5 साल, तो मैं बहुत कुछ वहाँ के लिए किया। 500 मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण, 108 किलोमीटर पथ निर्माण सड़क, बड़े बड़े पुल का निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, और नदी किनारे जो तटबंध बोल्डर पिचिंग का काम, बिजली के क्षेत्र में मन अभूतपूर्व काम किए। अभी भी कुछ काम करना है, इसलिए मैं जब 2020 में चुनाव हारा तो उसी वक्त मेरा ये था कि फिर जो है उसी वक्त से तैयारी में लग गया कि फिर 2025 में जो कमी रह गई थी उसको पूरा करके पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। सर, जैसे आप एजुकेशन से जुड़े रहे, एजुकेशन को छोड़ के बल्कि राजनीति में आए, ये सोच के कि शायद एजुकेशन में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है, लेकिन कोचाधामन समेत पूरे सीमांचल में आज भी एजुकेशन की स्थिति हर मामले में दयनीय है। तो अगर आप विधायक बनते हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं या नहीं भी लड़ते हैं, जिस तरह की जिम्मेदारी आपको पार्टी की तरफ से दी जा रही है, तो आप एजुकेशन को लेकर किस तरह के स्टैंड लेंगे? भाई, मैं पहले भी एजुकेशन पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया हूँ। आज जो डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज, वेटनरी कॉलेज और जो है एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो उस ज़मीन को किसने खोज कर दिया था? और नीतीश जी जब सेवा यात्रा में आए थे तो मैं और डीएम पुटकल कुट्टी साहब भी उनको वहाँ ले गए थे और वहीं पर वो घोषणा की। एएमयू के को एक टुकड़े में ज़मीन दिलाना किनकी पहल थी? आज जो है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है, अभी हम लोग वहीं मीटिंग में हैं, देखें कि नहीं? डेरामारी में जाके कभी देखिए, 560 मुस्लिम बच्चियाँ वहाँ मुफ्त में 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई से, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है बिहार गवर्नमेंट। तो उसको लाने वाला वहाँ कौन है? जमीन किसने दिया? कैसे? उसको बिहार का पहला स्कूल है। उसके अलावा महिला आईटीआई है, जिस पंचायत में हाई स्कूल नहीं था सब में +2 हाई स्कूल आज हो गया है। ज़मीन वगैरह जहाँ दिक्कत था उसमें हम लोग पहल किए। तो एजुकेशन पर मेरा हमेशा फोकस रहा है। हम लोग डिग्री कॉलेज की भी मांग कर रहे थे। अब कोचाधामन में डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन चिन्हित किया गया। पहले सरकार का निर्णय था कि प्रत्येक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज, तो किशनगंज एक ही जिला एक ही अनुमंडल, जिसके कारण यहाँ कम डिग्री कॉलेज थे। अब हर प्रखंड में कर दिया गया। कोचाधामन से भी सहित और प्रखंडों से भी जो डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। सर, जिस तरह बताया जा रहा है कि 2025 का चुनाव भी गठबंधन के तहत ही लड़ाया जाएगा, और यहाँ पर जो है सीट के समीकरण को किस तरह गठबंधन बनाएगा, क्योंकि चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हो, सीमांचल की सीटों में अपनी नज़र रखती है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने की कोशिश में लगते हैं। तो अगर समीकरण बनाते हैं तो उसमें आपकी राय क्या हो सकती है? ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। गठबंधन में कौन पार्टी कहाँ लड़ेगा तो हम तो तय नहीं करते हैं सर, पर सीमांचल जैसे जगहों पर आपकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, दोनों पार्टी लड़ेंगे। महागठबंधन में आरजेडी बड़ा भाई के रोल में है, उसके 80 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 विधायक हैं,
लेफ्ट के लगभग 17 या 16 एमएलए हैं। मुकेश सहनी तो पहले एनडीए में थे, उनके 4 एमएलए वो तो बीजेपी में जाके मिल गए, उनका तो अभी कोई एमएलए नहीं। तो ये तो शीर्ष नेतृत्व जो गठबंधन के घटक दल हैं उनको तय करना है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कहां पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। आगे जानना चाहूँगा कि सीमांचल में एआईएमआईएम पार्टी जो है मजबूती से ऑन ग्राउंड काम करने की कोशिश कर रही है। तो कल ही जो है तौसीफ साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो तेजस्वी यादव जी 28 जुलाई में कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल झूठ बोला है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बयान दे चुके हैं। भाई उन सब बातों को करेंगे तो अब अवैसी साहब 5 साल पहले क्या क्या बोल के वोट ले गए। कोचाधामन में रेलवे स्टेशन, अमोर में अवैसी हॉस्पिटल, एएमयू को फंड दिलाना, सुरजापुरी मुस्लिम को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करना, टेरागाछ में डिग्री कॉलेज। तेजस्वी यादव जी बनेंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। नौकरी का बात बोले थे, 10 लाख देंगे, 17 महीने रहे तो उनके टाइम में नौकरी मिला 5 लाख। उनकी सरकार बनेगी तो बहुत कुछ। तौसीफ साहब को जरा पूछिए कि वो अपने नेता के बारे में बताएंगे ना। बैरिस्टर साहब उनके बारे में क्या क्या बोले हैं, अब उसका वो क्या जवाब देंगे। 2020 का स्पीच सुन लीजिए तौसीफ साहब पर अवैसी साहब क्या बोले हैं, और जो है अवैसी साहब पर तौसीफ साहब क्या बोले हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में हम चिंता, हम लोग जमीन पर लोगों के लिए काम करने वाले हैं। हम लोग जो है जो गलत बात होता है पार्टी इससे प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ करके हम लोग उसका भी विरोध। सीए एनआरसी में जेडीयू का समर्थन था, मास्टर मुजाहिद से ज्यादा कोई लोग प्रोटेस्ट किया है क्या। ट्रिपल तलाक पर विरोध पार्टी का समर्थन था, लेकिन मैं उसके विरोध में क्या। उसी तरह वक्फ कानून में पार्लियामेंट से बाहर मुझसे पहले कोई आदमी का बता दीजिए कि आवाज उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए। एएमयू में फंड नहीं दे रहा, उस पर भी मैं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया हूँ। अभी जो एसआईआर हुआ उस पर भी मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आज जो इतना कुछ जो देखने को मिल रहा है। मैं जो जनता के हित के लिए होता है तो मैं कहीं पर भी रहूं आवाज उठा दूं। नीतीश कुमार जी के साथ थे, न्याय के साथ विकास के नाम। जब देखा कि इन सिद्धांत से ये विचलित हो गए, बीजेपी इनको हाईजैक कर लिया, मैंने हमेशा के लिए रास्ता छोड़ लिया। मैं किसी पार्टी में जो है सत्ता पावर के लिए नहीं, जनता के लिए कुछ भी करने के लिए। ये जनता की आवाज थी, उसको मैंने लब्बैक कहा और किया। एमआईएम है, वो अपना मेहनत करे, उसकी हम लोग चिंता नहीं करते हैं। एमआईएम के लोग किन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं आप देख लीजिए, वो तो मैं नहीं कर सकता हूं। पहले बैरिस्टर साहब को, अख्तरुल ईमान साहब को, ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए, कहां कब क्या बोलना है, किसको गाली दे देंगे। आप विकास के नाम पर कीजिए ना, आप अपने काम के नाम पर। ये जो है क्या है, जो आपके सिद्धांत पर नहीं चलेगा, आप नहीं होगा, आप उसको गाली गलौज करेंगे, उसका मां बहन करेंगे। ये कहाँ का है। इसलिए तौसीफ साहब मेरे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो क्या किए हैं तो उनका अपना। जाइए, आप पत्रकार हैं, उनके घर के बगल के हैं, आप बता रहे हैं मैं मास कम्युनिकेशन किया हूँ, आपको जाके इन चीजों को जमीन पर तलाशना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, जी बिल्कुल। एमआईएम जिन बातों की बात करती है कि हम
लोगों को तैयार कर रहे हैं और फिर बाहर से हाईजैक करके वो बोरो प्लेयर लाते हैं। क्यों आज उसके जो दर्जनों लोग नाराज हैं, सीनियर लोग क्यों नाराज हैं, वो जवाब दे। तो हर जगह तो यही थी, 2020 में भी वही हुआ, अभी भी वही खेला हो रहा है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। बात समझ रहे हैं? हाँ। सर मैं आगे जानना चाहूँगा कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन आप पूरे सीमांचल का एक चेहरा है। तो अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, आरजेडी की महागठबंधन की सरकार बनती है, तो आप किन मुद्दों को लेकर उस सरकार में जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों की भलाई हो सके? वो सब बातें तय हो गई हैं। पार्टी ज्वाइन करने से पहले हम लोगों ने तय कर लिए। मेरा मुद्दा जनता का मुद्दा है। मेरा अपना कोई मुद्दा नहीं है कि हमको कोई शौक पूरा करना है। इस इलाके में काम हो, पलायन रुके, रोजगार मिले। बाकी जो उनका मैनिफेस्टो में तो है ही, माई बहन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन 1500 रुपये, युवाओं के लिए डोमिसाइल। उसके इतर सीमांचल के लिए जो पलायन सबसे बड़ा है, लोग रोजगार के लिए देश विदेश में जाते, वो है, वो मेरा मुद्दा है। MIM वाले क्या बोलते हैं उसका मुझे टेंशन नहीं है। जनता क्या बोलती है वो मेरे लिए मायने रखता है। कोई माँ को कोई दर्द होता है तो नाम किसका लेता है, कौन मदद करेगा? अभी नहीं देखे, एक सप्ताह पहले अल्ताबारी में कोई बेटा सऊदी अरब में 3-4 महीने से ट्रेसलेस था। किससे गुहार लगाई? तो मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, खरसान टोली अल्ताबारी। तो ऐसा सैकड़ों है। कोई आज विदेश में अन्य जगह फंस जाता है, कोई मुसीबत में मर गया, दुर्घटना का शिकार हो गया, किनको याद करते, कौन मदद करने के? कोई आदमी मदद किया है तो बोलिए। सिर्फ लंबा लंबा डींग हाँकने से नहीं होता है। पब्लिक को कुछ बोलिएगा, बंद कमरे में कुछ बोलिएगा कि नहीं ये पब्लिक है, कुछ बोलना पड़ता है। हैं? आप किसी के खिलाफ ब्लॉक में धरना देते हैं और लंबा लंबा जो है पब्लिक को उकसाते हैं, ये है वो, ऐसा करो वैसा करो, बाद में फोन पर करते हैं। बोले क्या कीजिएगा, पब्लिक है, बोलना पड़ता है। मैं आपके समर्थन में हूँ। ऐसा दोहरी नीति नहीं चलेगा। जनता जाग गई है और हम लोग वही जगाने का काम कर रहे हैं। जो काम करेगा, लोगों के दुख सुख में शामिल होगा, उसी को जनता चुनेगी और तेजस्वी जी भी वैसे ही लोगों को टिकट देने का काम करें। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि जनता जाग रही है और हम जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए जो है बिहार राज्य से SIR की शुरुआत की गई और उसका पहला ड्राफ्ट आने के बाद लगभग सीमांचल सहित पूरे बिहार में 65 लाख लोगों की वोट जो है देने की पावर कट गई है। यानी उनका जो वोटर ID है वगैरह सब रिजेक्ट कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो इसमें आप अपना क्या राय देना चाहेंगे? पहले उसको एनालिसिस कीजिए। आप एक बैग कैसे बोलते हैं? 65 लाख लोग जो नाम कटा है जी उसमें बहुत सारे लोग मृत हैं, जी, मर गए हैं, तो नाम कटना चाहिए। जी कोई लड़की जो है आज यहाँ है, इसकी शादी हो गई दूसरे जगह, यहाँ भी नाम है, वहाँ भी नाम है। पर मैं खुद अपना बता रहा हूँ। जी मेरा नाम गांव में भी है, शहर में भी था, मैंने गांव को ऑप्ट किया। एक जगह तो जाना ना चाहिए। जी उसके अलावा कुछ लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, तो जो लोग छूट गए हैं उनके लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक वक्त है। तो मेरी सभी से अपील होगी, गुजारिश होगी, समाज के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज के, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं और समाज सेवी लोग हैं, अपने अपने बूथ में, गांव में जो है थोड़ा चेक करें। कोई हमारे जेन्युइन भाई हैं, दूसरे शहर में, विदेश में हैं या घर में भी हैं,
उनका नाम छूट गया है, तो उसको अभी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक सारे साख के साथ दें, उनका नाम जुटेगा। ये कोई सिर्फ किशनगंज की बात नहीं, हर जिले में। किशनगंज में तो 1,46,000 बता रहा नाम हटा है, गोपालगंज में तो लगभग 3.5 लाख नाम हटा है। तो इसको पहले एनालिसिस कल ही जो है पॉलिटिकल पार्टीज के जिला अध्यक्ष को किशनगंज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो सूची उपलब्ध कराया गया। हम लोग बूथ वाइज उसको एनालाइज करेंगे जी। तभी कुछ उस पर बोल पाएंगे। जैसे परसों में था आपके पौवा काली ठाकुरगंज साइड में, वहाँ पौवा काली में कामरान एहसन साहब ने बताया कि किसी एक परिवार में और लोगों का नाम है, 2 आदमी का नाम छूट गया। उससे हम लोग कल बोले पूरा डिटेल उपलब्ध कराइए। अभी जैसे बिरवा एक गांव है पाटकोई पंचायत, वहाँ से सूचना मिली कि पहले उस बूथ से 200 वोटर का नाम दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसको हम लोग पब्लिक से ले रहे हैं, अपने लोगों से ले रहे हैं, फिर डीएम से बैठ के, तो डीएम साहब से बैठ के उस पर जो है हम लोग कैसे उसका समाधान होगा उस पर हम लोग करेंगे। सर जैसे कि जब से आपने आरजेडी ज्वाइन किए हैं, आपके चाहने वालों के साथ साथ जो आरजेडी के कार्यकर्ता है, ये सब इस कयास में बैठे हुए हैं कि आगे आप किस तरह की रणनीति के साथ काम करेंगे। तो अगर आखिरी उनको कोई मैसेज देना चाहें आप, तो क्या मैसेज देंगे? मेरा सब स्पष्ट मैसेज है। मेरा जो काम करने का स्टाइल है 2010 से लेके आज 2025 15 साल 24/7 जनता के लिए उपलब्ध, वही मैसेज। और अपने लोगों से यही अपील है, गुजारिश है कि और जो है ज़्यादा मेहनत करें जनता की सेवा में। विकास के साथ साथ हम लोग जनता की सेवा, खिदमत, इबादत समझ के किए हैं। बात समझ रहे हैं? वो और आगे और मजबूती से वो जारी रहेगा, उसमें कोई कमी कोताही में नहीं होगी। जैसे सर आप अपने हर सवाल में जो है जनता को बड़ा इम्पोर्टेंस दिए, जनता की वैल्यू आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा है, और आप जहाँ भी हैं कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो क्लियर मैसेज होगा वो जनता के लिए क्या होगा, चाहे कोचाधामन का हो, चाहे पूरे सीमांचल का हो, चाहे पूरे बिहार का हो। मेरे पूरे बिहार के जितने भी अमन पसंद जनता है, चाहे वो किसी जाति धर्म के मानने वाले हों, सबसे यही अपील है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में जो फिरका परस्त ताकतों का फन कुचलना है और एक ऐसी सरकार बनाना है जिस पर संविधान पर जो है भरोसा हो। सबसे बड़ा संविधान से देश चलता है। आज जो है लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि हम बिना किसी द्वेष भेदभाव के सबके लिए काम करेंगे, आज आके जहर उगलते हैं सीमांचल में। तो ऐसे जहरीले फन को कुचलने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। संविधान रहेगा तब देश रहेगा। नेता आएंगे जाएंगे, एक से बड़े बड़े लीडर आए चले गए, संविधान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। संविधान को बचाने के लिए सभी लोगों से यही अपील है कि इस बार महागठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाना है और बिहार से इसकी शुरुआत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।